अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में मैं आपके सामने साइंस 1 के सेकेंड चैप्टर को शुरू करने वाला हूँ। चैप्टर शुरू करने से पहले हम अपने पिछले लेक्चर के बारे में कुछ चीज़ें रिकॉल कर लेते हैं। हमने अपने पिछले लेक्चर में जो चीज़ें पढ़ी थी वो थी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उनके हेडिंग्स थे एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल, एटम, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर। इनको पढ़ने और समझने के बाद हम अपने इस चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड चैप्टर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। चैप्टर शुरू करने के पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक को ऑब्जर्व करते हो तो इस चैप्टर को टोटल 5 हेडिंग में डिवाइड किया गया है। पहली हेडिंग एलिमेंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, दूसरी दोबेराय नाइट्राइड्स, तीसरी हेडिंग न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, चौथी हेडिंग मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल और पांचवी हेडिंग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम इस चैप्टर को इस 5 हेडिंग में ना समझते हुए सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम वो पढ़ेंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने किस किस तरीके से एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की कोशिश की है, और दूसरे पार्ट में हम क्लासिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद बनने वाले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको फिर रिपीट कर दूं कि हम इस चैप्टर के 2 पार्ट करेंगे। पहले पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को किस किस तरीके से क्लासीफाई करने की कोशिश की है, और दूसरे पार्ट में हम वो पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद बनने वाले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को किस तरीके से समझा जाता है। तो आइए स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं हमारे सेकेंड चैप्टर की, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। चैप्टर शुरू करने से पहले एक बार फिर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि एलिमेंट्स को क्लासीफाई क्यों किया गया होगा। मुझे पता है कि जवाब आप यहाँ नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी आप अपने आप में सोचिए कि एलिमेंट्स को क्लासीफाई क्यों किया गया होगा। चलिए ठीक है, इसे मैं अपने तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एक मेडिसिन के प्रिस्क्रिप्शन के साथ मेडिकल शॉप पे भेजता हूँ। वो मेडिकल शॉपकीपर प्रिस्क्रिप्शन लेगा, देखेगा और बहुत से बहुत 2 से 3 मिनट के अंदर आपको मेडिसिन दे देगा। उसे कितना टाइम लगा? सिर्फ 2 या 3 मिनट। अगर वही मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन का आपके हाथ में मेडिकल शॉप में आपको भेजा जाए और आपको ढूंढने कहा जाए, तो आप उससे कई गुना ज़्यादा टाइम का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि वो मेडिसिन कहाँ रखी हुई है। शॉपकीपर ने उस मेडिसिन को अपने तरीके से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्लासीफाई किया है। मैं यहाँ एक वर्ड पे जोर दे रहा हूँ, ज़रूरत के हिसाब से क्लासीफाई किया है। एक और एग्जांपल देखते हैं। हम अपने घरों में अपने ज़रूरत की तमाम चीज़ों को अलग अलग करके रखते हैं, क्लासीफाई करके रखते हैं, ताकि उसे हमें ढूंढने में आसानी हो। हम अपने कपड़े अलग रखते हैं, खाने पीने की चीज़ें अलग रखते हैं, हम अपनी बुक्स अपने भाई बहन की बुक से अलग रखते हैं, ताकि वक्त ज़रूरत उसे ढूंढने में आसानी हो। आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्लासीफाई क्यों किया गया होगा। बिल्कुल उसी तरीके से साइंटिस्ट को भी ज़रूरत पड़ती होगी एलिमेंट्स की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझने की। इसलिए उन लोगों ने कोशिश की कि इतने सारे एलिमेंट्स जो कंटिन्यूसली बढ़ते ही जा रहे हैं, उन्हें एक अच्छे से तरीके से क्लासीफाई कर दिया जाए, ताकि उनकी प्रॉपर्टीज़ को आसानी से समझा जा सके। तो स्टूडेंट, मेरा जो सवाल था कि एलिमेंट्स को क्लासीफाई क्यों किया गया है, उसका जवाब मैंने अपने एग्जाम्पल से देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका जवाब समझ में आ गया होगा। उसका जवाब सिर्फ़ और सिर्फ एक वर्ड बनता है, नीड, ज़रूरत। यानी कि इंसान को जब ज़रूरत पड़ती है तो वो चीज़ों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्लासीफाई करने की कोशिश करता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारे इस चैप्टर में ऐसे कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की कोशिश की और उनका तरीका क्या था। उससे पहले हम इस स्लाइड में आगे देखते हैं कि और कौन सी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि कई सारे एलिमेंट्स अपने सिंबॉलिक फॉर्म में आपके सामने आ रहे हैं। अगर एलिमेंट्स को इसी तरीके से रखा जाता तो कितनी मुश्किल होती एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को समझना। इसलिए हमने एलिमेंट्स को अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्लासीफाई किया है।
आगे बढ़ते हैं। हमारे चैप्टर में जो सबसे पहले साइंटिस्ट हैं उनका नाम आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जोहान वॉल्फगैंग डोबेराइनर। ये वो पहले साइंटिस्ट हैं हमारे चैप्टर के हिसाब से जिन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की कोशिश की। किस तरीके से क्लासीफाई करने की कोशिश की वो मैं आपको अपने तरीके से समझा देता हूँ, उसके बाद हम इनका तरीका स्क्रीन पे देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। जोहान वॉल्फगैंग डोबेराइनर पहले साइंटिस्ट जिन्होंने अपने टाइम के नोन एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की कोशिश की। इनके टाइम के नोन एलिमेंट्स जो भी थे उन्होंने इन सारे एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझा। समझने के बाद उन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। ग्रुप बनाते वक्त उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया जाए। मैं फिर रिपीट कर दूँ, उन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। ग्रुप बनाते वक्त उन्होंने हर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से रखा। किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर? एटॉमिक मास नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि छोटा एटॉमिक मास को पहले, फिर उसके बाद उससे बड़ा और फिर तीसरे नंबर पे सबसे बड़े एटॉमिक मास नंबर वाले एलिमेंट को उन्होंने रखा। तीन तीन का ग्रुप बनाने की वजह से ही इनके मेथड्स को डोबेराइनर ट्राइड्स का नाम दिया जाता है। आइए देखते हैं कि तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाने के बाद उन्होंने किस तरीके से इसे प्रूव करने की कोशिश की है। जब उन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए तो उन्हें ये बात समझ में आई कि मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास बाकी के दोनों एलिमेंट के एटॉमिक मास के एवरेज को इक्वल आता है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आता है। फिर मैं एक बार रिपीट कर दूं कि जब उन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया तो उनको एक बात समझ में आई कि मिडल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास बाकी के दो एलिमेंट के एटॉमिक मास के एवरेज को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आता है, और इसी बेस पे उन्होंने जितने भी नोन एलिमेंट्स उनके टाइम पीरियड में थे उन्होंने उसको तीन तीन के ग्रुप में क्लासीफाई करने की कोशिश की। आइए देखते हैं कि इसी मेथड पे उन्होंने क्या क्लासिफिकेशन का लॉ दिया, जो आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है, डोबेराइनर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स। आप देख सकते हैं उसे, डोबेराइनर लॉ ऑफ ट्राइड्स। क्या उन्होंने कहा? जैसा कि मैंने आपको समझाया वही चीज़ें उन्होंने अपने लॉ में लिखी हैं। He arranged chemically similar elements in increasing order of their atomic masses in a group of three, which is known as Dobereiner triads. एक बार फिर आप ये पढ़ सकते हैं, He arranged chemically similar elements। ध्यान से, chemically similar elements यानी कि जो तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया था they are chemically similar। और दूसरी चीज़, उन्होंने उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। किस चीज़ का इंक्रीजिंग ऑर्डर? एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर। और जब वो ग्रुप बन गया तो उसी ग्रुप को उन्होंने नाम दिया डोबेराइनर ट्राइड्स। ट्राइड्स का मतलब ही होता है तीन। लॉ आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है। ही अरेंज केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस इन अ ग्रुप ऑफ थ्री विच इज नोन एज डोबेराइनर्स ट्राइड्स। जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि उन्होंने किस तरीके से क्लासीफाई किया है, क्या ऑब्जर्वेशन किया, वो ऑब्जर्वेशन आपके सेकेंड पॉइंट में, इन अ ट्राइड atomic mass of middle element was approximately equal to the mean of atomic masses of other two element। मैंने आपको समझाया था कि उन्होंने ये देखा था कि मिडल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास बाकी के दो एलिमेंट के एटॉमिक मासेस के एवरेज को इक्वल आता है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आता है। मीन का मतलब होता है एवरेज। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि डोबेराइनर्स का लॉ जो है और उनका क्लासिफिकेशन का जो मेथड है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ एग्जाम्पल कि डोबेराइनर ने किस तरीके से वो तीन तीन के ग्रुप फॉर्म किए थे। डोबेराइनर ट्राइड्स में एग्जाम्पल में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। स्क्रीन पे ये तीन एलिमेंट्स, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं। डोबेराइनर ने इन तीन का एक ग्रुप फॉर्म किया और इनको इनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से अरेंज किया। सबसे छोटे वाले एटॉमिक मास दैट इज लिथियम उसको पहले, उसके बाद जो उससे बड़ा है सोडियम वो मिडल में, और सबसे लास्ट में पोटेशियम। देखते हैं इनके एटॉमिक मासेस क्या हैं। ये इनके सिंबॉलिक फॉर्म है, लिथियम को Li लिखा जाता है, सोडियम को Na लिखा जाता है, पोटेशियम को K। आगे बढ़ते हैं, एटॉमिक मास इनके सामने, लिथियम के सामने 6.9 डेट इज हम उसको 7 कंसिडर कर सकते हैं। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23। पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि एटॉमिक मास कैसे देखा जाता है। पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39। अब जैसा कि डोबेराइनर ने अपने तरीके से क्लासीफाई करने की कोशिश की है, मैंने आपको कहा था कि
मिडल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास बाकी के दो एलिमेंट के एटॉमिक मास के एवरेज को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आता है। तो देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से एग्जाम्पल को सॉल्व किया गया है। मिडल एलिमेंट है सोडियम जिसका एटॉमिक मास है 23, फर्स्ट एलिमेंट है लिथियम जिसका एटॉमिक मास है 6.9, थर्ड वाला एलिमेंट है पोटेशियम जिसका एटॉमिक मास नंबर है 39। तो हम फर्स्ट एंड थर्ड को प्लस करेंगे और उसका एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज निकालने पे 6.9 प्लस 39 आंसर 45.9 डिवाइडेड बाई 2, उसका एवरेज जब निकाला जाता है तो 22.95 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 23। यानी कि दोबे-रायनर ने अपने क्लासिफिकेशन का जो मेथड बताया था वो इन तीन एलिमेंट्स ने प्रूव कर दिया। मैं फिर रिपीट कर दूँ, दोबे-रायनर ने अपने क्लासिफिकेशन का जो मेथड बताया था वो इन तीन एलिमेंट्स ने प्रूव कर दिया, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। यही नहीं, इसके बाद भी ऐसे बहुत सारे ट्राइड्स थे जिन्होंने दोबे-रायनर के लॉ को प्रूव किया। आगे देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। आपके सामने दूसरे भी एग्जाम्पल हैं। दूसरे एग्जाम्पल आपके सामने ये रहे, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। कैल्शियम का एटॉमिक मास नंबर 40.1, स्ट्रोंशियम का 87.6 और बेरियम का 137.3। देखते हैं कि क्या ये वो एलिमेंट हैं जिन्होंने दोबे-रायनर के लॉ को प्रूव किया या नहीं। तो फिर वही मेथड, फर्स्ट एंड थर्ड वाले एलिमेंट्स का एटॉमिक मासेस का एवरेज निकालेंगे और चेक करेंगे कि अगर वो मिडल वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास को अप्रॉक्सीमेट इक्वल आता है तो दोबे-रायनर का लॉ ऑफ ट्राइड्स सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ जब हमने पहले और तीसरे वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास को प्लस किया तो आंसर मिलता है 177.4। जब उसका एवरेज निकाला 2 से डिवाइड करके तो आंसर आता है 88.7 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू स्ट्रोंशियम 87.6। थोड़ा सा डिफरेंट, माइनर डिफरेंट चल जाता है, इसलिए वर्ड का यूज़ किया गया है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। ध्यान रहे, अप्रॉक्सीमेटली का मतलब होता है तकरीबन, यानी आसपास। ठीक है, तो ये दूसरी एग्जाम्पल थी जिससे ये प्रूफ होता है कि दोबे-रायनर ने किस तरीके से एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया। आइए कुछ और भी चीज़ें देखते हैं। ये एग्जाम्पल राइट जाती है। इसके पहले हमने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का देखा था। दूसरा एग्जाम्पल कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का देखा। क्या दोबे-रायनर अपने मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन में सक्सेसफुल हुए या नहीं? तो देखते हैं एक और एग्जाम्पल और उससे ये प्रूफ होगा कि वो सक्सेस थे या अनसक्सेस थे। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक, ये तीन एलिमेंट हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं। उन्होंने इन तीनों को एटॉमिक मास की इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। इनके एटॉमिक मासेस आपके सामने 14.0 नाइट्रोजन का, 31 फॉस्फोरस का और आर्सेनिक का 74.9। फिर वही मेथड, हम पहले और तीसरे वाले एलिमेंट का, फर्स्ट एंड थर्ड वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज निकालेंगे। अगर वो एवरेज मिडल वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास से मैच करता है या अप्रोक्सीमेटली इक्वल आता है तो दोबे-रायनर का लॉ ऑफ ट्राइड सक्सेसफुल माना जाएगा। देखते हैं यहाँ पर वो चीज़ सक्सेस होती है या नहीं। 14 और 75 को जब प्लस किया गया तो आंसर मिलता है 88.9, इसका एवरेज मिलता है 44.45। आप देख सकते हैं कि ये जो आंसर आया है 44.45 वो फॉस्फोरस मिडल वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास से डिफरेंट है। तो यहाँ ये प्रूफ होता है कि दोबे-रायनर का ट्राइड्स उनके टाइम पीरियड के सभी एलिमेंट्स पे सक्सेसफुल नहीं था। यानी हम ये कह सकते हैं कि दोबे-रायनर ने कोशिश की एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की, लेकिन उन्हें पूरी तरीके से क्लासिफिकेशन में कामयाबी नहीं मिली। ये ट्राइड्स का जो मेथड था ये अनसक्सेसफुल साबित होता है एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए। तो आइए बच्चों, देखते हैं वो क्या लिमिटेशंस थे जिसकी वजह से दोबे-रायनर को अपने मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन में सक्सेस नहीं मिली। लिमिटेशन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है, उसे मैं अपने तरीके से समझा देता हूँ। सबसे पहला लिमिटेशन ये था कि दोबे-रायनर ने कुछ ही ट्राइड्स फॉर्म किए थे जो उसके रूल को फॉलो करते थे और जो बाकी के ट्राइड्स थे वो उसके रूल को फॉलो नहीं करते थे। यही लिमिटेशन आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। दोबे-रायनर could identify only few triads from the elements known at that time. Other triads did not obey दोबे-रायनर्स रूल। इन लिमिटेशंस की वजह से दोबे-रायनर को पूरी तरीके से सक्सेस नहीं मिली थी। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर किसी साइंटिस्ट को
किसी चीज़ में पूरी तरीके से सक्सेस ना मिले तो उसे पूरा करने के लिए बाकी के साइंटिस्ट कोशिश करते हैं। यहाँ भी यही हुआ। डोबे राइनर को एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने में पूरी तरीके से कामयाबी नहीं मिली। इस चीज़ को पूरा करने के लिए हमारे बाकी के साइंटिस्ट एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की कोशिश करेंगे, जिसे हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैंने आपको मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन समझाया साइंटिस्ट डोबे राइनर का। ये आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और इससे रिलेटेड कुछ होमवर्क, ध्यान से सुनिए, इससे रिलेटेड कुछ होमवर्क मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर सेंड करूँगा। उसे देखिएगा और पूरा करिएगा। मेरे अगले लेक्चर का इंतज़ार करिए। अस्सलाम वालेकुम।